मिग वेल्डिंग, उसमें हम पहला टॉपिक कर रहे थे, दैट इज इंट्रोडक्शन अबाउट द CO2 या मैग वेल्डिंग। ओके, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे इक्विपमेंट्स एंड एक्सेसरीज यूज्ड इन CO2 या मैग वेल्डिंग। CO2 या मैग वेल्डिंग में कौन से इक्विपमेंट का और एक्सेसरीज का यूज करते हैं। तो जो कल हमने टॉपिक किया उसको एक बार रिवाइज करते हैं। इसकी शुरुआत कब की गई? 1950 में। कौन से मटेरियल की वेल्डिंग के लिए? एल्युमिनियम। शील्डिंग गैस कौन सी? हीलियम। उसके बाद 1952 में कौन सी कंट्री? यूके। किस मेटल की वेल्डिंग? एल्युमिनियम। शील्डिंग गैस आर्गन। और कार्बन स्टील के लिए CO2। तो मैग क्या है? CO2 प्लस अदर गैस। शील्डिंग गैस या CO2। क्या प्रोसेस थिक और थिन दोनों के लिए सूटेबल है? यस सर। वायर टाइप कौन सी यूज करते हैं? सॉलिड और सॉलिड और कोल्ड वायर। कोल्ड वायर। अगर कोल्ड वायर यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? FCAW। फ्लक्स कोल्ड आर्क वेल्डिंग। क्या प्रोसेस ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक है या मैनुअल है? सेमी ऑटोमेटिक। मशीन के द्वारा कौन से पैरामीटर कंट्रोल होते हैं? वायर फीड रेट, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ और वायर फीड रेट। वायर फीड रेट कौन कंट्रोल करता है? मशीन। इसके द्वारा करंट। वायर फीड रेट का मतलब है करंट को कंट्रोल करना। ओके, मैनुअली क्या कंट्रोल होता है? टॉर्च पोजीशन, वेल्ड ट्रैवल स्पीड। पोलैरिटी कौन सी रखते हैं? रिवर्स। पोलैरिटी। इलेक्ट्रोड को कौन से टर्मिनल से जोड़ते हैं? पॉजिटिव। पावर सोर्स किस टाइप का है? DC। कांस्टेंट वोल्टेज। वायर साइज कौन से यूज करते हैं? 0.6 से 1.6 मोस्टली यूज करते हैं, लेकिन आगे भी अवेलेबल होते हैं। मोड ऑफ ट्रांसफर कितने टाइप का है? 4। कौन कौन सा? डीप ग्लोबुलर स्प्रे पल्सेस। डीप पल्सेस को क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। ग्लोबुलर को क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। ये कहां घूमता रहता है? नहीं सर, यही बैठो। स्प्रे ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? फ्री फ्लाइट। एक और लेटेस्ट टेक्निक है, उसको क्या बोलते हैं? पल्स। शॉर्ट सर्किट टाइप लो वोल्टेज लो करंट पे होता है, और स्प्रे ट्रांसफर हाई करंट पे होता है। नॉन फेरस मेटल की वेल्डिंग के लिए कौन सी शील्डिंग गैस यूज करते हैं? नॉन फेरस आर्गन या हीलियम यूज करते हैं, और फेरस के लिए CO2 यूज करते हैं, या फिर उसका मिक्सचर यूज करते हैं। तो CO2 के साथ हम आर्गन और हीलियम को मिला के यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप कि ये चीज क्लियर होगी सबको। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट इज इक्विपमेंट्स एंड एक्सेसरीज यूज्ड इन CO2 या मैग वेल्डिंग। CO2 वेल्डिंग मशीन जो है हमारी, उसमें कौन से इक्विपमेंट्स हैं और कौन सी उसके साथ एक्सेसरीज है जो हम यूज करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, और किसका क्या क्या फंक्शन होता है। तो सबसे मुख्य जो है दैट इज पावर सोर्स। क्या होता है? मेन पावर सोर्स। मेन पावर सोर्स मुख्य जो इक्विपमेंट होता है दैट इज अ पावर सोर्स, या इसको क्या बोलते हैं? वेल्डिंग मशीन। उसके बाद नंबर 2 पे आता है दैट इज अ कंट्रोल सिस्टम। दैट इज अ कंट्रोल सिस्टम। ऐसे कौन से पैरामीटर हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं? अब कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या आता है? कोई भी चीज जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, वायर फीड रेट है, ठीक है, तो ये सारे, गैस का फ्लो रेट चेंज करना, ये सारे किसमें आएंगे? कंट्रोल सिस्टम में आएंगे। उसके बाद नंबर 3 दैट इज वायर रील। वेल्डिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए? वायर रील। और ये किस फॉर्म में होती है? ये स्पूल की फॉर्म में होती है, चरखा।
इसके ऊपर वायर को क्या किया गया है, लपेटा गया। लपेटा गया है, बाउंड किया गया है। उसके बाद इस रील को, इस इलेक्ट्रोड को, बेसिकली ये वायर रील जो है ये क्या है, स्पूल है, लेकिन ये है क्या, ये इलेक्ट्रोड है जो हम यूज करते हैं। उसके बाद इस वायर को ऑपरेट करने के लिए या टॉर्च तक भेजने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, दैट इज वायर फीडर। वायर फीडर। फीडर। इसमें हम स्पेशली मेंशन करेंगे वायर फीड मोटर। ड्रिवन मोटर। मतलब क्या है, वायर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, ड्रिवन मोटर, एक मोटर की जरूरत है, जिस मोटर को हम बोलते हैं वायर फीड ड्रिवन मोटर। मतलब वायर को चलाने के लिए क्या चाहिए, हमें एक मोटर चाहिए। तो वायर फीडर के साथ वायर फीड ड्रिवन मोटर। और क्या क्या आ सकता है, बता सकते हैं? हाँ जी, केबल असेंबली आ सकती है। और क्या आ सकता है, केबल असेंबली। तो आप देखेंगे तो हम देखते हैं पावर सोर्स से टॉर्च तक, टॉर्च का जो है उससे पहले तक जिसके थ्रू भी हम इलेक्ट्रोड लेके आते हैं, शील्डिंग गैस का उसके थ्रू फ्लो होता है, करंट उसके थ्रू होके आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केबल असेंबली बोलते हैं। अब केबल असेंबली के साथ में आगे जिससे हम वेल्डिंग करते हैं उसे क्या बोलेंगे, टॉर्च। टॉर्च असेंबली, उसे हम बोल देंगे टॉर्च असेंबली। ठीक है, टॉर्च असेंबली। उसके बाद और क्या चीज आ सकती है इसमें, CO2 गैस सिलेंडर विद रेगुलेटर हीटर। एंड हीटर। हीटर। साथ में क्या लगाएंगे हम, हीटर। CO2 गैस सिलेंडर विद रेगुलेटर, रेगुलेटर के साथ CO2 सिलेंडर, एंड साथ में क्या है, हीटर। हीटर यूनिट किसके लिए लगाते हैं हम, CO2 के लिए लगाते हैं। तो क्या हीलियम और आर्गन के लिए जरूरत पड़ेगी, नो सर, बिकॉज CO2 इज अ वेरी कोल्ड गैस, इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंड गैस फ्लोमीटर। एंड फ्लोमीटर या गैस फ्लोमीटर आप लिख सकते हैं। हाँ, इसी में CO2 गैस सिलेंडर के साथ रेगुलेटर, हीटर यूनिट एंड फ्लोमीटर, गैस फ्लोमीटर। क्लियर? तो आप देखेंगे यही इक्विपमेंट हम मोस्टली यूज करते हैं इसके अंदर, CO2 या मैग वेल्डिंग मशीन में या बिग वेल्डिंग मशीन में भी क्या यही इक्विपमेंट होंगे, लेकिन कुछ चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आएगा, CO2 की जगह क्या होगा, इनर्ट गैस का सिलेंडर होगा, एंड हीटर यूनिट नहीं होगा। बाकी रेस्ट जो प्रोसेस है दैट इज सेम होगा। ठीक है, तो मेन पावर सोर्स मतलब वेल्डिंग मशीन, कंट्रोल सिस्टम आप अलग अलग नोब्स देखते हैं। ठीक है, 2T लिखा है, 4T लिखा है, गैस चेक, करंट को कंट्रोल करने का सिस्टम, वोल्टेज को कंट्रोल करने का सिस्टम, गैस फ्लो को कंट्रोल करने का सिस्टम, ये किस में आता है, कंट्रोल सिस्टम में आता है। जो भी चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिन पैरामीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। वायर रील आप देखेंगे ये बेसिकली होता क्या है, ये इलेक्ट्रोड है और कौन सी फॉर्म में आता है, स्पूल की फॉर्म में आता है। स्पूल की फॉर्म में आता है, इसका मतलब इसकी कुछ फिक्स्ड लेंथ होगी, तभी हम इसको कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा ये प्रोसेस कैसा होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो वायर रील जो है वो क्या चलती है, कंटिन्यूअस यूज। वायर फीडर यूनिट क्या है,
जो इलेक्ट्रोड जो आप वेल्डिंग मशीन के साथ जो एक सेपरेट यूनिट देखते हैं जिसके ऊपर वायर स्पूल लगा हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? वायर फीडर यूनिट बोल रहे हैं। एंड उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज वायर फीड ड्रिवन मोटर। इस वायर रील को चलाता कौन है? कौन चलाता है? वायर फीड मोटर की सहायता से। और किसके थ्रू होके? किसके थ्रू? आप देखेंगे उसमें क्या लगे हुए हैं? रोलर्स। तो मोटर के द्वारा ऑपरेट की जाती है और किसके थ्रू होके निकलती है? रोलर्स के थ्रू। अब रोलर का यूज क्यों है? क्योंकि वायर प्रेशर के साथ टॉर्च तक क्लियर है, ये फंक्शन होता है रोलर का। केबल असेंबली में क्या क्या आएगा? केबल असेंबली में क्या क्या आएगा? आप देखेंगे वायर फीडर यूनिट से आप क्या जोड़ते हैं? केबल असेंबली जोड़ते हैं। उसमें किस किस के लिए वो रास्ता प्रोवाइड करती है? वायर गैस के लिए। गैस का जो रास्ता होगा वो कहां से होके आएगा? वो केबल असेंबली से होके आएगा। करंट वायर जो है वो कहां से आएगी? वो केबल असेंबली से आएगी, ठीक है। और क्या चीज फ्लो होगी? इलेक्ट्रोड जो होगा वो किस में से होके आएगा? केबल असेंबली में से होके आएगा, क्लियर है। तो आप जो एक केबल देखते हैं टॉर्च के बिल्कुल पीछे से लेके और वायर फीडर यूनिट तक, दैट इज कॉल्ड एज केबल असेंबली। और केबल असेंबली में ये जो चीजें होती है ये होके आती है थ्रू द लाइनर। आपने एक स्प्रिंग जैसा देखा होगा, दिखाया था कि नहीं? दैट इज कॉल्ड लाइनर। टॉर्च असेंबली में क्या क्या है? कॉन्टैक्ट टिप हो गया, ठीक है, नोजल हो गई, ट्रिगर हो गया, टॉर्च बॉडी हो गई, ये सारे क्या है? टॉर्च असेंबली में आते हैं। तो टॉर्च असेंबली में कौन कौन से पार्ट हैं उनको कंबाइन करके क्या बनती है? टॉर्च असेंबली बनती है। CO2 गैस सिलेंडर और उसके साथ क्या लगाया गया है? रेगुलेटर और हीटर यूनिट लगा हुआ है साथ। क्योंकि CO2 गैस क्या होती है? वेरी कोल्ड गैस होती है, ये बहुत जल्दी क्या हो जाती है? जम जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ कंट्रीज हैं जैसे वहां पे क्या होती है? सूखी बर्फ, दैट इज कॉल्ड CO2। वो क्या होती है? CO2 होती है। तो इसको हमें गैसियस फॉर्म में बदलने के लिए उसको हीट करना पड़ता है, तो हीटर यूनिट की जरूरत पड़ती है। एंड साथ में कितनी गैस को हम कंज्यूम कर रहे हैं वो किससे पता लगता है? गैस फ्लोमीटर से। तो आई होप आप सबको ये पता लग गया होगा कि CO2 या मैग या मिग वेल्डिंग प्रोसेस में कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं और कौन सी एक्सेसरीज होती हैं। समझ में आ गई? अब वन बाय वन इनको स्टार्ट करते हैं कि मेन पावर सोर्स कौन सा है, कंट्रोल यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, केबल असेंबली में क्या क्या है, टॉर्च असेंबली में क्या है। वन बाय वन इनको डिटेल में करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इक्विपमेंट दैट इज पावर सोर्स। तो मेन पावर सोर्स जो है वो कौन सा है? AC है, DC है। आपको हो सकता है इनमें 2-3 दिन लग जाए इक्विपमेंट एक्सेसरीज पढ़ने में, ठीक है, लेकिन बाद में आपको जो भी टॉपिक है वो आपको एक दिन में हो जाएंगे, ठीक है। तो लगभग आपको 10 से 12 टॉपिक्स लिखवाए, ठीक है, इतने ही दिन लगेंगे, लगभग 15 दिन। So starting from the first equipment that is main power source। अब CO2 या मिग वेल्डिंग में हमने देखा कि हमें AC की तो जरूरत नहीं है, AC की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम ये कंसीडर करेंगे कि CO2 या मैग वेल्डिंग प्रोसेस में पावर सोर्स कौन सा यूज करते हैं? DC पावर सोर्स यूज करते हैं। लेकिन पावर सोर्स जो है वो अवेलेबल हो सकता है AC प्रोवाइड करने के लिए भी और DC प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन CO2 और मैग वेल्डिंग प्रोसेस में हम यूज करेंगे इसका DC का। तो मेन पावर सोर्स दैट इज DC और कांस्टेंट वोल्टेज।
कांस्टेंट वोल्टेज। वोल्टेज। अब ये कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट का बार बार जिक्र आएगा कि हम ट्यूब वेल्डिंग पढ़ेंगे तो भी, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग पढ़ेंगे तो भी। तो ये कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट ये क्या चीज है? हाँ जी, ये कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट ये चीज क्या है? हाँ जी, बता सकते हैं? कांस्टेंट का मतलब क्या है? निश्चित है। लेकिन कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि ये 100% कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है। कांस्टेंट का मतलब है आप दो चीजों को कंपेयर करेंगे, किसको? एक तो हो गया वोल्टेज को और एक हो गया करंट को। इन दोनों के रिस्पेक्ट में ज्यादा बदलाव किस में आ रहा है और कम बदलाव किस में आ रहा है? जिसमें कम चेंज आएगा उसे हम बोल देंगे कांस्टेंट वोल्टेज या कांस्टेंट करंट। अब एग्जांपल के लिए हमने यहाँ देखा कि वोल्टेज को हम 18 से लेके इसमें 36 वोल्ट, तो 16 लिखा है, 38 होगा। ओके, कि हमने CO2 या मैग वेल्डिंग प्रोसेस में वोल्टेज को 16 से लेके 38 के बीच में यूज कर सकते हैं। लेकिन वो भी डिपेंड करेगा किस पे? टाइप ऑफ ट्रांसफर पे। तो 16 से लेके 38 कितने वोल्टेज चेंज आएगा? और यहाँ आप देखेंगे कि करंट में जो है 80 से लेके 500 एम्पियर की बात करें तो ये एक वाइड रेंज बनती है। क्लियर? तो कम चेंज किस में आता है? वोल्टेज में। तो हम उसको एक तरीके से कांस्टेंट बोल देते हैं, लेकिन ये 100% कभी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास डीसी पावर सोर्स जो है उसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है यूज करने की? हाँ जी, अगर हम यहाँ पे डीसी पावर सोर्स यूज करें तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? इन्वर्टर टाइप हमने पढ़ा था SMAW वेल्डिंग प्रोसेस में भी, और यही चीजें आप पढ़ेंगे आगे ट्यूब वेल्डिंग प्रोसेस में भी। तो क्या है? इन्वर्टर टाइप आप यूज कर सकते हैं। इन्वर्टर टाइप वेल्डिंग मशीन यूज कर सकते हैं, या क्या यूज कर सकते हैं? रेक्टिफायर सेट यूज कर सकते हैं। और हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकती है? जी बताइए। जनरेटर, इंजन या मोटर, जनरेटर सेट, ये भी किस में आएंगे? सारे इसमें आएंगे। तो एसी में क्या आता है फिर? एसी में ओनली ट्रांसफार्मर। एसी का ओनली सोर्स जो है दैट इज अ ट्रांसफार्मर। एक चीज आप और ऐड कर लीजिए यहाँ पे, वाई कांस्टेंट वोल्टेज ही क्यों? CO2 या मैग वेल्डिंग प्रोसेस में कांस्टेंट वोल्टेज ही क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वोल्टेज पावर सोर्स के साथ इट हैज सेल्फ आर्क एडजस्टिंग प्रॉपर्टीज, या फिर आप लिख सकते हैं कैपेबिलिटी। मतलब क्या हुआ इसका? योग्यता। तो कांस्टेंट वोल्टेज पावर सोर्स के पास आर्क को अपने आप एडजस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, जो कि कांस्टेंट करंट में नहीं देखने को मिलती। क्लियर है? तो मेन मुख्य कारण इसका ये है। चलिए एक चीज इसमें और ऐड कर लेते हैं, इसी वेल्डिंग प्रोसेस टाइप्स ऑफ
power sources used in different welding process. क्योंकि हमने SMAW में ये नहीं पढ़ा कांस्टेंट करंट होगा, कांस्टेंट वोल्टेज होगा। क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ पावर सोर्सेस यूज्ड इन डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसेस, अलग अलग वेल्डिंग प्रोसेस में कौन कौन से टाइप के पावर सोर्स यूज करेंगे, वेदर कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज। तो यहाँ स्टार्टिंग में हम पहले क्या लिखते हैं सबसे? टाइप ऑफ वेल्डिंग। हाँ जी, स्टार्टिंग में क्या मेंशन करें बताइए? टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। यस, टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रोसेस कौन सा? ओके, टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस एंड अगेन कांस्टेंट करंट या कांस्टेंट वोल्टेज। अब कुछ ऐसे वेल्डिंग प्रोसेस हैं जिनमें हम कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। SMAW, हाँ जी, SMAW शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, कांस्टेंट करंट का भी इस्तेमाल करते हैं एंड कांस्टेंट वोल्टेज का भी इस्तेमाल करते हैं। SMAW वेल्डिंग प्रोसेस में हम कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज दोनों टाइप के पावर सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 इज दैट इज मिग, ठीक है, और क्या लिखे? CO2। CO2 हो या मिग हो, ठीक है, या मैग बोल दो, कौन सा पावर सोर्स यूज करेंगे? हाँ जी, कौन सा? कांस्टेंट वोल्टेज टाइप, कांस्टेंट करंट टाइप नहीं। ओके। नंबर 3 इज टिक, TIG, टिक वेल्डिंग प्रोसेस में कौन से टाइप का पावर सोर्स? हाँ जी, टिक वेल्डिंग प्रोसेस में कौन से टाइप का वेल्डिंग मशीन? कांस्टेंट करंट, नॉट कांस्टेंट वोल्टेज। अगेन नंबर 4 दैट इज SAW, मतलब क्या हुआ? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं अगेन कांस्टेंट वोल्टेज। क्लियर? नंबर 5 इज PAW। ये PAW क्या है? प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट वोल्टेज दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ESW, हाँ जी, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। ये कौन सी होती है? कांस्टेंट वोल्टेज। तो ये डिपेंड करता है हमें आर्क किस तरह की चाहिए, क्या स्टेबल आर्क बन सकती है, आर्क को अपने आप एडजस्ट करने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उस हिसाब से हम पावर सोर्स का चयन करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट के हिसाब से। अच्छा, एक चीज और बताइए, क्या ये कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एसी में होता है या डीसी में होता है? ये बताइए। कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज का जो कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी ओनली इन केस ऑफ डीसी।
डीसी में होगा कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज का कंसेप्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा? हाँ जी। ESW कौन सा प्रोसेस है सर? ESW कौन? इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। ये कौन सी होती है? इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग बेसिकली एक तरह की सिंगल पास में करने वाली वेल्डिंग होती है। जैसे कास्टिंग करते हैं ना, कास्टिंग सुना है? ढलाई। मतलब बहुत ही ज्यादा अमाउंट में सिंगल पास में मेटल को जमा करना होता है। ठीक है, तो उस तरह का वेल्डिंग प्रोसेस है। हाँ जी, हो गया? हो गया? नेक्स्ट सेकंड इज कंट्रोल सिस्टम। अगर बात करें पोलैरिटी की, हाँ जी, तो पावर सोर्स हमने देखा कौन सा है? डीसी है। तो हमारे पास पोलैरिटी की कितनी ऑप्शन है? दो ऑप्शन है। एक है स्ट्रेट पोलैरिटी एंड अदर इज रिवर्स पोलैरिटी। इसको हम क्या बोले? DCEN। और इसको क्या बोले? DCE। तो हम कौन सी पोलैरिटी का चयन करते हैं? इस वेल्डिंग प्रोसेस में कौन सी पोलैरिटी का चयन करते हैं? DCEP। मतलब इलेक्ट्रोड को किसके साथ जोड़ा गया? इलेक्ट्रोड को किसके साथ जोड़ा गया? पॉजिटिव के साथ जोड़ा गया। अब पॉजिटिव से जोड़ने पे क्या होगा? हाँ जी, क्या परिणाम आएगा? जो भी यहाँ पे किसके साथ जोड़ी गई है? नेगेटिव के साथ जोड़ी गई। तो क्या परिणाम आएंगे? यहाँ कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? 67%। और यहाँ कितनी होगी? 33%। क्लियर है? तो इसका मतलब हीट ज्यादा किसको मिल रही है? इलेक्ट्रोड को। तो इलेक्ट्रोड क्या होगा? फास्टर मेल्ट होगा। ठीक है, फास्टर मेल्ट होने के साथ मतलब हाई वेल्डिंग स्पीड। क्लियर है? आप इस चीज को याद रखें। क्लियर? Number 2, that is a control unit। control system या क्या बोले? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? इसका काम है कंट्रोल करना। किसको? कंट्रोल्स। हाँ जी, किसको कंट्रोल करना? वायर स्पीड, फीड रेट को कंट्रोल करना। मतलब किसके थ्रू? करंट। ठीक है, और क्या चेंज करना? हाँ जी, आप जो भी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, वेदर 2T 4T, और क्या कंट्रोल कर सकते हैं? ऑन ऑफ। मतलब कंट्रोल यूनिट में क्या क्या आता है? वायर फीड रेट कंट्रोल कर सकते हैं और
वोल्टेज कंट्रोल हो गया। हाँ जी, गैस चेक, और एसी, चलो डीसी करेंगे। हाँ जी, गैस फ्लो टू द टॉर्च, गैस के फ्लो को कंट्रोल करना। और वायर प्रेशर दैट इज मैनुअली कंट्रोल्ड, और तो मैनुअली सेट करते हैं। और 110 वोल्ट सप्लाई तो ये जितने भी यहाँ पे पैरामीटर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये किस में आते हैं? ये कंट्रोल यूनिट या कंट्रोल सिस्टम में आते हैं। इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर सोर्स। वायर फीड रेट कंट्रोल कर सकते हैं करंट को चेंज करके, ठीक है, कि हमें कितनी लेंथ ऑफ वायर कंज्यूम करनी है कितने टाइम में, उसे क्या बोलेंगे? वायर फीड रेट। अगर हम करंट को ज्यादा रखेंगे दैट मींस वायर फीड रेट क्या होगा? ठीक है, ज्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा? ज्यादा। 2T40 ये कंट्रोल कर सकते हैं। ऑन ऑफ स्विच, वोल्टेज, गैस चेक, गैस फ्लो टॉर्च, 110 वोल्ट सप्लाई टू द हीटर। So these are the control parameters जो मशीन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। 2T40 क्या है सर? 2T40 का मतलब होता है इसका मतलब है, T का मतलब होता है टच। जैसे आप वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं, हाँ जी सर, जैसे हम वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं, वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले गैस का फ्लो स्टार्ट हो जाना चाहिए, उसके बाद आग उत्पन्न होनी चाहिए, उसके बाद जैसे हम वेल्डिंग खत्म करते हैं उसके बाद कुछ टाइम के लिए गैस का फ्लो कंटिन्यू रहना चाहिए, तो उसे 40 में कंप्लीट करते हैं। जैसे वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं, वेल्डिंग स्टार्ट होने के साथ साथ अगर गैस का फ्लो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है ये 40 हम यूज करते हैं अगर हमें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वेल्डिंग करनी हो। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 40, आप शॉर्ट बीट लगाएंगे तो आप 2T पे भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नंबर 3 इज वायर रील या स्पूल या क्या बोलेंगे वायर इलेक्ट्रोड। सो बेसिकली वायर रील क्या है? वायर रील बेसिकली क्या है? इट इज, हाँ जी क्या है ये है क्या? इलेक्ट्रोड है। इट इज इलेक्ट्रोड। और किस फॉर्म में है? इट इज इलेक्ट्रोड वाउंड आवर स्पूल। किस फॉर्म में? कॉइल फॉर्म। इन कॉइल फॉर्म के अंदर स्पूल पे लपेटा गया इलेक्ट्रोड, उसे ही क्या बोल रहे हैं? वायर रील। क्लियर है? जैसे पतंग उड़ाने के लिए चरखा होता है, ठीक इसी तरह का है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड को हमने किस फॉर्म में चेंज कर दिया? ऑयल की फॉर्म में चेंज कर दिया। किसके ऊपर? स्पूल के ऊपर। तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? वायर रील या स्पूल
दैट बेसिकली हो गया इलेक्ट्रोड। नंबर 4 क्या है? जी ये रील भी कोई साइज में आती है सर? रील का साइज मतलब इलेक्ट्रोड साइज, इसका भी अलग अलग आता है या वैसे ही? रील का साइज मतलब इलेक्ट्रोड का साइज हो गया ना। अच्छा जैसे सर। आपको लिखवाया था 0.6 से लेके, वो है क्या? इलेक्ट्रोड का साइज ही तो है वो। ये जो सारे जो ये रील होती है ना, जो वायर में मतलब उसमें गैविटी जाती है, लेंथ डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर पे कितनी लेंथ होती है उसमें। ठीक है, उसको चेक कर लेते हैं। मोटर अब वायर फीडर में क्या क्या आता है? हाँ जी, वायर फीडर में क्या क्या आता है? मोटर हो गई, कौन सी मोटर? ड्रिवन मोटर। और क्या लगे साथ में? और क्या आएंगे? रोलर। रोलर्स आएंगे। और क्या है? हाँ जी, प्रेशर। हाँ, इसको चक्कर आ गया। तो बेसिकली वायर फीडर में क्या क्या लगा हुआ है? वायर फीडर जो यूनिट है, वायर फीडर यूनिट में क्या क्या है? मोटर लगी है, रोलर, रोलर्स हैं अलग अलग साइज के वायर के हिसाब से, एंड गाइड फॉर द वायर। गाइड का मतलब क्या है? गाइड फॉर द वायर का मतलब है वायर एक सही रास्ते में चले उसके लिए एक होल बना होता है, बेसिकली उसको गाइड बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो ड्रिवन मोटर होती है, ये होती है वेरिएबल स्पीड मोटर। ये होती है वेरिएबल स्पीड मोटर। वेरिएबल का मतलब है जिसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, जिसकी स्पीड जरूरत के हिसाब से चेंज होती हो, उसे बोलते हैं वेरिएबल स्पीड मोटर। अब जैसे आप पंखा देख रहे हैं, पंखे में भी तो मोटर लगी हुई है, लेकिन पंखा आप देख रहे हो सेम स्पीड से घूम रहा है। पंखा आप देख रहे हो सेम स्पीड से घूम रहा है, लेकिन अगर आप इसी मोटर का इस्तेमाल करें, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे वायर फीड रेट की बात करें। अब वायर फीड रेट तो हम चेंज करेंगे, करंट के हिसाब से चेंज होगा, तो इसका मतलब मोटर की स्पीड क्या करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी। तो मोटर की स्पीड करंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? वेरी हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो वेरिएबल स्पीड मोटर ऐसी मोटर होती है जो जरूरत के हिसाब से अपने आप रोटेशन को चेंज कर लेती है। ठीक है, अदरवाइज दैट इज फिक्स्ड स्पीड। ठीक है, रोलर की बात करें, रोलर की बात करें, रोलर कितने लगे होते हैं? कितने होंगे? 2 रोलर, और इनमें साथ में क्या बने होंगे? ग्रूव बने होंगे। ठीक है, ग्रूव बने होंगे, तो वायर डायामीटर के हिसाब से ग्रूव होंगे। जब हमें वायर का डायामीटर चेंज करना होगा तो हमें रोलर को चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, अगेन जो 2 रोलर होते हैं, 2 रोलर यूज करेंगे, क्या दोनों पे ग्रूव बने होते हैं? हाँ जी, क्या दोनों पे ग्रूव बने होंगे? हाँ जी, एक पे ग्रूव होगा, एक होगा
विदाउट ग्रूव। जो बॉटम पे होगा उसमें ग्रूव होगा, जो टॉप वाला होगा उसमें ग्रूव नहीं होगा। क्लियर है? समझ आ गई बात? दो रोलर जो यूज करेंगे हम, एक रोलर पे ग्रूव होंगे और एक रोलर पे दो ग्रूव होंगे। एक रोलर पे दो ग्रूव कटे होंगे, दो डिफरेंट साइज के। क्लियर है? आप चेक कर सकते हैं वहां पे एक ग्रूव, ठीक है, जैसे कि 0.8 है तो उसके साथ 1.0 होगा, 1.0 है तो उसके साथ 1.2 हो सकता है, दो ग्रूव होंगे। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। और प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू क्या है? हाँ जी, प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू क्या है? हाँ, रोलर के ऊपर प्रॉपर तरीके से प्रेशर देने के लिए प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है, आपने देखा होगा। इसको हम रोटेट करते हैं वायर डायमीटर के हिसाब से। तो ये क्या है? टू सेट प्रेशर। इसका यूज किस लिए करते हैं? टू सेट प्रेशर बिटवीन रोलर के बीच में प्रेशर को सेट करने के लिए यूज करते हैं प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू का। ठीक है, रोलर होते हैं दो, दोनों में ग्रूव होता है, एक पे बॉटम वाले पे दो ग्रूव होंगे अलग अलग साइज के। क्लियर है? तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसका काम क्या है? वायर फीड ड्रिवन मोटर का वर्क क्या है? वायर को टॉर्च तक पहुंचाता है, इलेक्ट्रोड को। वायर फीड ड्रिवन मोटर का मतलब क्या फंक्शन है? वायर स्पूल से इलेक्ट्रोड को कहां तक पहुंचाना? टॉर्च तक पहुंचाना। इट ड्रॉज वायर, ये वायर को खींचने का काम करती है फ्रॉम कहां से? स्पूल से। एंड डिलीवर करती है कहां तक? टॉर्च। डिलीवर्स टू टॉर्च। किसके थ्रू? रिवर केबल असेंबली। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। इन्हीं चीजों को आप वर्कशॉप में जाके मशीन, दैट इज इक्विपमेंट्स एंड एक्सेसरीज यूज्ड इन CO2 वेल्डिंग। CO2 वेल्डिंग में कौन से इक्विपमेंट और एक्सेसरीज का इस्तेमाल करते हैं? तो हमने कल किसके बारे में जिक्र किया? दैट इज मेन पावर सोर्स। तो मेन पावर सोर्स कौन सा है? डीसी है, कांस्टेंट वोल्टेज है। पोलैरिटी कौन सी है? रिवर्स। पोलैरिटी कौन सी है? रिवर्स है। इसको क्या बोलते हैं? डीसी ईपी। और क्या हमने डिस्कस किया? कंट्रोल सिस्टम के बारे में। तो कंट्रोल सिस्टम क्या था? वायर स्पीड रेट हाँ कंट्रोल। जी, कंट्रोल सिस्टम क्या था? टू कंट्रोल वायर स्पीड हम रेट। कौन से पैरामीटर को कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे वायर फीड रेट, 2T40, वोल्टेज, ठीक है, गैस चेक, 2T40, ऐसे जो भी पैरामीटर्स हैं जिनको हम मशीन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, दे आर द कंट्रोल पैरामीटर्स। अगेन वायर रील बेसिकली क्या है? स्पूल। वायर रील क्या है? इलेक्ट्रोड। वायर रील होता है इलेक्ट्रोड। अलग अलग साइज में अवेलेबल होगा, 0.6 से लेके 1.6 तक वैल्यू यूज करते हैं, लेकिन इसके आगे भी
अवेलेबिलिटी होती है। क्लियर? किस फॉर्म में होता है? किस फॉर्म में होता है? स्पूल। रील की फॉर्म में होता है, लेकिन किस पे होता है? स्पूल पे। होता है। और क्या डिस्कस किया? वायर फीडर। वायर फीडर, वायर फीड ड्राइवर हमने मोटर। जिक्र किया। तो इसमें बेसिकली क्या है? मोटर रोलर। कौन से नेचर की होती है? कौन से नेचर की होती है? कांस्टेंट स्पीड और वेरिएबल स्पीड? वेरिएबल। वेरिएबल स्पीड। और क्या लगे होते हैं इसमें? रोलर। रोलर्स होते हैं। कितने रोलर्स होते हैं? दो। दो। ग्रू कितने पे होते हैं? एक पे। बॉटम वाले पे? दो ग्रू। दो ग्रू होते हैं एक पे। एक रोलर पे ग्रू होगा, एक पे नहीं होगा। कौन से रोलर पे ग्रू होता है? बॉटम वाले पे, नीचे वाले पे। कितने ग्रू होते हैं? दो। दो ग्रू होते हैं। क्या दोनों सेम साइज के होते हैं? ना जी। डिफरेंट साइज के होते हैं। और क्या होता है इसमें? प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू। प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू। तो हम वायर डायामीटर के हिसाब से हमें वायर में प्रेशर एडजस्ट करने की जरूरत होती है। उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू। तो इसके बारे में हमने जिक्र किया। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट इज द नंबर 5, केबल असेंबली। अब आप देखेंगे कि कंट्रोल सिस्टम से हम टॉर्च तक क्या क्या लेके आते हैं? इलेक्ट्रोड। हमें बेसिकली वेल्डिंग के लिए क्या क्या चाहिए? इलेक्ट्रोड चाहिए। और क्या चाहिए? शील्डिंग गैस, करंट। शील्डिंग गैस चाहिए। और क्या चाहिए? करंट चाहिए। तो इलेक्ट्रोड, अब इलेक्ट्रोड कहां से आएगा? स्पूल से आएगा। शील्डिंग गैस कहां से आएगी? सिलेंडर से आएगी। करंट कहां से आएगा? पावर सोर्स से। तो ये तीनों चीजें हमें चाहिए वेल्डिंग के लिए। इलेक्ट्रोड चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए शील्डिंग गैस चाहिए, और आर्क बनाने के लिए हमें करंट डालने के लिए क्या चाहिए? करंट चाहिए। तो कंट्रोल सिस्टम से, पावर सोर्स से ये टॉर्च तक लेके आने का काम किसके थ्रू होता है? केबल असेंबली के थ्रू होता है। तो केबल असेंबली का मतलब है कि जो कंट्रोल सिस्टम है हमारा, उससे हम एक केबल लेके आते हैं। आपने ब्लैक कलर की देखी होगी, ठीक है? उसके आगे हम क्या जोड़ते हैं? टॉर्च जोड़ते हैं। तो टॉर्च से पहले और कंट्रोल सिस्टम के बाद जो भी हमारे पास एक सिस्टम है, एक असेंबली है, उसको हम बोलते हैं केबल असेंबली। अब केबल असेंबली में होता क्या क्या है? केबल असेंबली में क्या क्या है बता सकते हैं? यही तो चीजें होगी। क्या क्या होगा? इलेक्ट्रोड होगा, शील्डिंग गैस होगी, और अब आप एक चीज बताइए कि इलेक्ट्रोड को करंट कौन से पॉइंट पे आके मिलता है? हाँ जी, चलिए पहले इसके बारे में लिखते हैं, फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है? इलेक्ट्रोड वायर और CO2 गैस एंड इलेक्ट्रिक करंट रीच टू, कहां पे पहुंचता है? टॉर्च। किसके थ्रू? केबल असेंबली। किसके थ्रू? केबल असेंबली। तो केबल असेंबली बेसिकली एक रास्ता प्रोवाइड करती है किसको? इलेक्ट्रोड को, शील्डिंग गैस को, और करंट को। अब इसमें अगेन आप एक चीज और नोट करेंगे
इसमें CO2 गैस एंड जो इलेक्ट्रोड होता है, अगेन इसी केबल असेंबली में, इस केबल असेंबली में CO2 गैस और इलेक्ट्रोड जो होता है, ये अगेन केबल असेंबली के अंदर हम एक पार्ट ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइनर। ठीक है, एक स्प्रिंग जैसा होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो CO2 गैस एंड इलेक्ट्रोड आर पास्ड थ्रू, ये किससे होके आते हैं? ये किससे होके आते हैं? ये लाइनर से होके आते हैं। करंट के लिए एक अलग से कनेक्शन होता है। करंट वायर जो होती है वो लाइनर के आउटर पे होती है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है, अब आप देखेंगे स्पूल से इलेक्ट्रोड आ रहा है, स्पूल से इलेक्ट्रोड मोटर के द्वारा आ रहा है, रोलर के थ्रू होके आ रहा है, केबल असेंबली में से होके आ रहा है, तो उसको करंट कौन से भाग पे आके मिलता है? हाँ जी, अब आप देखेंगे कि हमने स्पूल, जो स्पूल है वायर का, इलेक्ट्रोड का, वहां पे तो हमने कोई करंट प्रोवाइड किया नहीं है उसको। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमें करंट चाहिए, दो टर्मिनल चाहिए ना, तो हम इलेक्ट्रोड को करंट कौन से पार्ट पे आके देते हैं? ठीक है, हाँ जी, इलेक्ट्रोड गेट्स करंट, इलेक्ट्रोड को करंट कहां से मिलता है? हाँ जी, एट कॉन्टैक्ट टिप। समझ आई बात? ये कॉन्टैक्ट टिप क्या है? आप देखेंगे टॉर्च के अंदर एक हमने फ्रंट पे क्या लगा रखी है? टिप लगा रखी है, जिसके थ्रू हम क्या निकालते हैं? वायर इलेक्ट्रोड को निकालते हैं। तो वहां पे इलेक्ट्रोड का कॉन्टैक्ट टिप के साथ क्या होता है? कॉन्टैक्ट होता है, तो वहां पे उसको क्या मिलता है? करंट मिलता है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोड को जो करंट है वो कॉन्टैक्ट टिप पे आके मिलता है। क्लियर है? ये बात को आप ध्यान रखिए, इसीलिए इसका नाम क्या बोला गया? कॉन्टैक्ट टिप बोला गया। ये कॉन्टैक्ट टिप जो है ये अलग अलग साइज की हो सकती है, डिपेंड करेगा किस पे? वायर इलेक्ट्रोड के साइज पे, उसके अकॉर्डिंग होती है कॉन्टैक्ट टिप। क्लियर? तो केबल असेंबली में आप यही याद रखेंगे कि केबल असेंबली में इलेक्ट्रोड वायर, CO2 गैस और इलेक्ट्रिक करंट टॉर्च तक पहुंचने का काम केबल असेंबली के थ्रू ही होता है। और केबल असेंबली के अंदर CO2 और इलेक्ट्रोड जो है वो क्या है? वो लाइनर के थ्रू होके निकलते हैं, एंड लाइनर के आउटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट की वायर होती है, और एक्चुअल में कॉन्टैक्ट जो होता है वो कॉन्टैक्ट टिप पे होता है। तो इलेक्ट्रोड को करंट मिलता है कॉन्टैक्ट टिप पे। क्लियर है? समझ आ गई बात? चलिए नेक्स्ट नंबर 6 इज द, अब केबल असेंबली के जस्ट आगे हम क्या जोड़ते हैं? वेल्डिंग पर्पस के लिए क्या जोड़ते हैं? टॉर्च जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड टॉर्च असेंबली। असेंबली का मतलब क्या है? बेसिकली इकट्ठा, जोड़ना। असेंबली का मतलब है इकट्ठे या जोड़ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये चीजें इकट्ठी हो रही है, तो टॉर्च असेंबली में क्या है? टॉर्च असेंबली में कौन कौन से पार्ट्स को हम इकट्ठा करके जोड़ते हैं? हाँ जी, पहले देखिए, ये जो टॉर्च है या टॉर्च असेंबली है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? क्या बोलेंगे इसे? वेल्डिंग गन बोलते हैं। तो टॉर्च असेंबली को या टॉर्च को हम क्या बोल रहे हैं? वेल्डिंग गन भी बोल रहे हैं। अब ये जो टॉर्च होती है, ये अगेन इसका काम क्या है? ये किसके लिए रास्ता प्रोवाइड करती है? आप देखेंगे कि CO2 गैस, अगेन देखिए, केबल असेंबली से जस्ट आगे किस में एंटर करती है? टॉर्च असेंबली में। इसका मतलब टॉर्च असेंबली भी किसको रास्ता प्रोवाइड कर रही है? इलेक्ट्रोड वायर को, CO2 को। क्लियर है? चलिए, सो
टॉर्च असेंबली क्या है? इट प्रोवाइड्स पाथ फॉर, ये किसके लिए रास्ता प्रोवाइड करती है? हाँ जी, ये किसके लिए रास्ता प्रोवाइड करती है? CO2 फॉर इलेक्ट्रोड वायर, इलेक्ट्रोड वायर के लिए, और CO2 CO2 गैस, और करंट कंडक्टर, करंट वायर। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? तीनों चीज होके आती है, इलेक्ट्रोड वायर भी, CO2 गैस भी, और करंट वायर भी। इसके थ्रू होके आती है टॉर्च के थ्रू, क्योंकि अल्टीमेटली वेल्डिंग पॉइंट तक क्या चीज पहुंचनी चाहिए? इलेक्ट्रोड वायर, उसको कवर करने के लिए शील्डिंग गैस, और आर्क बनाने के लिए करंट वायर। तो इन तीनों की चीजों की जरूरत है। इन तीनों चीजों के लिए ये क्या करता है? रास्ता प्रोवाइड करता है। और एट द टिप आप देखेंगे ऊपर एक क्या लगी होती है? शील्डिंग गैस को प्रॉपर तरीके से कवर करने के लिए हम इसके बाहर क्या लगा देते हैं? क्या लगा देते हैं? क्या? हाँ जी, नोजल। एट द टिप देयर इज ए नोजल। ये नोजल किसकी होगी? किसकी? कॉपर की? सर जो यहाँ पे शील्डिंग प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि जो शील्डिंग गैस है उसने कहां से होके निकलना है? कॉन्टैक्ट टिप से स्टार्टिंग में, और उसको कवर करने के लिए, उसको बेटर तरीके से शील्ड बनाने के लिए हम कॉन्टैक्ट टिप के बाहर लगा देते हैं क्या? एक नोजल, जो बनी होती है या तो स्टेनलेस स्टील की या कॉपर की बनी होती है, ताकि शील्डिंग गैस प्रॉपर तरीके से वेल्ड एरिया को कवर कर पाए। उसके लिए हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं? नोजल। अगर नोजल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? अगर हम नोजल का इस्तेमाल ना करें तो क्या होगा? हाँ जी, शील्डिंग प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि शील्डिंग तभी प्रॉपर हो पाएगी जब हम उसको एक फिक्स रास्ता प्रोवाइड करते हैं। रास्ता प्रोवाइड करने के लिए हमें नोजल का इस्तेमाल करना है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद इसमें ऐड करिए अब इलेक्ट्रोड वायर पासेस थ्रू। इलेक्ट्रोड वायर किसके थ्रू पास होगा? इसमें अगर बात करें, पासेस थ्रू कॉन्टैक्ट टिप। इलेक्ट्रोड वायर पासेस थ्रू कॉन्टैक्ट टिप। इलेक्ट्रोड वायर कॉन्टैक्ट टिप से होके निकलता है, और करंट कहां से प्रोवाइड करता है? एंड गेट्स करंट कहां से? फ्रॉम क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? इसके अलावा टॉर्च असेंबली में और क्या चीज लगी है बता सकते हैं? ट्रिगर स्विच। ट्रिगर है। ट्रिगर A trigger is fitted on, और जो आप आउटर देख रहे हैं जिसके अंदर ये सारी चीजें फिट की गई है उसको क्या बोलते हैं? टॉर्च बॉडी। उसको क्या बोलेंगे? टॉर्च बॉडी। A trigger is fitted on टॉर्च बॉडी। अब बताइए कि ट्रिगर का काम क्या होता है?
वायर को पास करना, ट्रिगर का काम क्या है? वायर को कंट्रोल, अगर हम इलेक्ट्रोड ट्रिगर को कंट्रोल प्रेस करना। करते हैं तो कमांड मिलती है किसको? मोटर को। मोटर को ऑपरेट होने के लिए कमांड मिलती है, और जैसे ही मोटर रोटेट करती है तो क्या एक्टिवेट हो जाता है? रोलर अपना काम करेंगे, मोटर रोलर को घुमाएगी और रोलर के थ्रू क्या होके आएगा? इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली ट्रिगर का काम स्पूल से टिप तक इलेक्ट्रोड को भेजने का। समझ आ गई? सो ए ट्रिगर इज फिटेड ऑन द टॉर्च बॉडी टू ऑपरेट, किसको ऑपरेट करने के लिए? इलेक्ट्रोड, टू ऑपरेट ड्राइव मोटर को ऑपरेट करने के लिए होता है। बेसिकली ट्रिगर का काम मोटर को ऑपरेट करने के लिए है, और जैसे ही मोटर ऑपरेट होती है तो वायर की फीडिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। टू ड्राइव द मोटर एंड टू फीड वायर इलेक्ट्रोड टू कहां तक? टॉर्च और कॉन्टैक्टर। तो ये काम होता है इसका ट्रिगर का। CDS को भी कंट्रोल करता है क्या? ट्रिगर। यस। एंड टू ऑपरेट शील्डिंग। तो बेसिकली हमने मैकेनिज्म इस तरह से बना रखा है, जब ड्राइव मोटर ऑपरेट होती है तब साथ में क्या होता है? शील्डिंग गैस भी एक्टिवेट हो जाती है। तो दे आर द अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स, केबल असेंबली और टॉर्च असेंबली। ये पावर सोर्स से आगे जो हम वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, दैट आर टॉर्च असेंबली एंड केबल असेंबली। टॉर्च असेंबली और केबल असेंबली। तो एज ए वेल्डर आपको इन सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। कहाँ पे कॉन्टैक्ट टिप है, कौन से मटेरियल की बनी है, कौन से साइज में अवेलेबल है, किसका क्या फंक्शन है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट इक्विपमेंट नंबर 7। हाँ जी, इक्विपमेंट नंबर 7 CO2 सिलेंडर। इसके बारे में बताना पड़ेगा या अपने आप कर लेंगे? चलिए लिखवा देते हैं। नंबर 7 इज CO2 गैस सिलेंडर एंड रेगुलेटर CO2 गैस सिलेंडर एंड फ्लोमीटर। कहानी गैस सिलेंडर विद रेगुलेटर एंड हीटर यूनिट। गैस तो बेसिकली तो आपको इन चीजों के बारे में पता नहीं होगा। दैट CO2 गैस सिलेंडर कौन सी मटेरियल का बना है? सीमेंस। यस, बताइए। रोल्ड फोर्स्ड स्टील मतलब क्या है? रोलिंग प्रोसेस के द्वारा फोर्जिंग से बनाया जाता है। किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। कलर ब्लैक विद वाइट ब्लैक
वाइट नेक। नेक। बातें कौन कर रहा है? रेगुलेटर का काम क्या है? हाँ जी, गैस को रेगुलेट गैस का कंट्रोल control करना। to regulate supply of गैस शील्डिंग गैस वो गैस कोई भी हो सकती है, शील्डिंग गैस हो ना हो, बिकॉज रेगुलेटर की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ गैस। at required प्रेशर। जितने प्रेशर के साथ गैस सप्लाई की जरूरत है, तो सिलेंडर से गैस की सप्लाई किसके थ्रू आती है? रेगुलेटर के थ्रू आती है, जितने प्रेशर के साथ हमें जरूरत होती है। हीटर यूनिट, हाँ जी, हीटर यूनिट क्या है? टू हीट CO2 गैस गैस। अब हीटर यूनिट की जरूरत क्यों है? क्योंकि CO2 गैस 110 वोल्ट सप्लाई। हीटर यूनिट की जरूरत क्यों है? टू हीट CO2 गैस, बिकॉज CO2 इज लो टेम्परेचर वेरी कोल्ड गैस। CO2 इज वेरी कोल्ड गैस, ये बहुत ठंडी गैस होती है। अगर हम इसको विदाउट हीटर यूज करेंगे तो ये रेगुलेटर में जाके क्या कर देगी? रेगुलेटर को ब्लॉक कर देती है। तो हम चाहते हैं रेगुलेटर ब्लॉक ना हो, जो शील्डिंग गैस हो प्रॉपर तरीके से क्या हो? विदाउट मॉइस्चर हो। उसके लिए हमें हर हाल में CO2 गैस की सप्लाई के साथ हीटर का यूज करना पड़ेगा। एंड टू, अच्छा, सिलेंडर में जो गैस होती है वो कौन सी अवस्था में होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। आप देखेंगे कि जो हम घरों में भी एलपीजी यूज करते हैं कौन सी फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जैसे ही रेगुलेटर से उसको बाहर निकालते हैं तो एनवायरनमेंट के प्रेशर के साथ वो किस में चेंज हो जाती है? गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाती है। लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से गैस में चेंज करने के लिए हीटर यूनिट यूज किया जाता है। CO2 is very cold gas, and to convert it into गैस। complete gaseous form। complete gaseous form मतलब without vapor or moisture। to heat CO2 gas, because CO2 is very cold gas, and to convert it into complete gaseous form without moisture, heater is used with 110 volt जैसे आप ट्रेन में देखेंगे सप्लाई कितने वोल्ट होती है? 110। तो बेसिकली हीटर के लिए जो इनपुट यूनिट होता है वो पावर सोर्स के बैक साइड होता है, जहां से 110 वोल्ट सप्लाई मिलती है। क्लियर है? अगेन फ्लोमीटर। फ्लोमीटर का काम क्या है? गैस प्रेशर को कंट्रोल प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए तुम्हारे पास रेगुलेटर होता है। ये खपत बताता है सर कितनी होती है। गैस के फ्लो को to control rate of gas flow,
टू कंट्रोल अमाउंट ऑफ गैस फ्लो, ऐसे भी लिख सकते हैं, गैस फ्लो को कंट्रोल करना, कितनी गैस फ्लो कर रही है, किसमें होगा ये, लीटर पर मिनट। 1 लीटर में कितनी गैस कंज्यूम हो रही है, ठीक है, ये कहां से पता लगेगा हमें, फ्लोमीटर, फ्लोमीटर से। गैस कितने प्रेशर से आ रही है, ये कैसे पता लगेगा हमें, रेगुलेटर से। रेगुलेटर से। टू कंट्रोल द रेट ऑफ गैस फ्लो इन लीटर पर मिनट, तो ये गैस फ्लो जो है ये लीटर पर मिनट में बताता है, चाहे कोई भी टाइप की गैस हो, CO2 हो, ठीक है, हीलियम हो, आर्गन हो, CO2 हो, ऑक्सीजन हो, ठीक है, तो गैस की खपत कितनी है वो हमें बताता है फ्लोमीटर, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो इसको कंट्रोल करने के लिए होता है फ्लोमीटर। क्लियर? यस सर। ओके, लास्ट में और कुछ है? नो सर। नहीं है, चलिए, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ CO2 वेल्डिंग प्रोसेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ CO2 वेल्डिंग प्रोसेस। वैसे ही लिखवा देता हूँ मैं आपको कुछ क्लियर हो गए होंगे कि इसमें कैसे कार्य होगा, कौन कौन से पार्ट हैं, तो इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ CO2 वेल्डिंग प्रोसेस। हो गया? यस सर।